स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों इस नए लेक्चर में, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले एक और ऐसा टॉपिक जो हमको काफ़ी डराता है जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर का मतलब क्या है, करंट का मैकेनिज्म क्या है। करंट तो हमको मिलता रहता है, जैसे इस टॉपिक को अपन हेडिंग देखते हैं तो अपन को काफ़ी इसका करंट और झटका मिलता है। आज मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, काफ़ी गला ख़राब हो सकता है। आज मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये लेक्चर देखने के बाद मैं आपको इतने इजी तरीके से इसका मतलब समझाऊंगा कि आपको आइंदा कभी भी इस टॉपिक के अंदर ऐसी शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉमिस है ये आपका अपने सीनियर से। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो अगर एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ें अपन इस चैप्टर के अंदर, मैं आपको हमेशा कहता हूँ एनसीईआरटी लेके बैठिए, तो अपन को एक लाइन देखने को मिलती है जिसमें लिखा है कि मैमल्स जो है, हम जो है मैमल्स have the ability to produce a concentrated urine। हमारे पास ये एबिलिटी होती है कि हम कंसनट्रेटेड यूरिन को सिक्रीट करें, बाहर फेंकें। अब इसके अंदर समझना, इस वर्ड का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो फिर ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। कंसंट्रेशन का मतलब इजी सी वे में समझाता हूँ मैं आपको। सॉल्यूशन, ये कोई भी सॉल्यूशन है, कोई कप था जिसके अंदर पानी था, कोई कप है, एक बार है, जो भी है, बीकर है, उसके अंदर सॉल्यूशन था। उस सॉल्यूशन के अंदर क्या था, वाटर था, और उस वाटर के अंदर हमने क्या डाल दी, नमक डाल दी। फॉर एग्जांपल मैंने 5 ग्राम नमक डाल दी, किसमें, 100 ml वाटर में। तो ये क्या, इसकी कंसंट्रेशन है। जो ये सॉल्यूट है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या है, सॉल्यूट, और ये 100 ml क्या है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्यूट की जो मात्रा है वो क्या है, कंसंट्रेशन है। कम है तो डाइल्यूट बोल देंगे, और ज़्यादा अगर नमक डाल दिया मैंने 3-4 मुट्ठी भर भर के, तो क्या है, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कम डाला तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। दूसरा जो वर्ड अपन को देखने को मिलेगा इस लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, जो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब पता होगा, वैसे आपको नहीं पता है तो इजी सा वे की समझाऊँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये डिवाइडर है, बीच में ये रॉड है, ये 2 रॉड है, यहाँ पे बीच में बहुत सारी भीड़ है। ठीक है, इस डिवाइडर के जो इस साइड वाली जो रॉड है, लेफ्ट वाली, उसके अंदर बहुत सारी भीड़ है, यहाँ पे कम भीड़ है। तो आपका मन क्या करेगा, यहाँ पे जो व्यक्ति खड़े हैं उनमें से लोगों का मन क्या करेगा, आप अगर यहाँ खड़े हो तो आप क्या कहोगे, यार यहाँ चलते हैं, यहाँ पे वॉक करते हैं अपन, यहाँ पे कम लोग हैं। तो जहाँ जिस चीज़ की कमी होगी वहाँ पे वो जाना चाहेगा। समझे आप, ऑस्मोसिस का मतलब समझ में आया आपको। जैसे मैं यहाँ पर एक परफ्यूम की एक ड्रॉप डालूँ मैं यहाँ पर, तो धीरे धीरे इस पूरे कमरे में, इस पूरे स्टूडियो के अंदर वो स्मेल फैल जाएगी। क्यों, क्योंकि उन कणों को लगेगा कि यार हम सारे एक ही जगह फैले हुए हैं, वहाँ देखो उस कोने में तो कुछ है ही नहीं, तो आधे अपन वहाँ चलते हैं, कुछ कहेंगे अपन आधे यहाँ चले, मतलब कि जहाँ कमी है उसकी ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूल की ये प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को ऑस्मोसिस बोलते हैं, इजी लैंग्वेज में बात करूँ तो मैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब, और इस लाइन का मतलब समझे कि मैमल्स जो है, ह्यूमंस जो है, वो कंसंट्रेटेड यूरिन को सिक्रेट करते हैं। यूरिन हमारा इससे पहले किस में कन्वर्ट होता है, ये किस में होता है, यूरिया। इस यूरिया को कन्वर्ट करते हैं अपन यूरिन में। उसके बाद अगर मान लो पानी की जैसे जैसे कमी होती है ना, इस आधार पे समझो इसको कि जैसे जैसे पानी की कमी होती जाएगी उसको जो है ये यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब अगर बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो उनके पास पानी हमारे कंपेयर में भी बहुत कम है, तो वो इस यूरिया को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिक एसिड में, पेस्ट के फॉर्म में रिलीज करेंगे। क्यों, क्योंकि पानी बहुत कम है, वो हमसे भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, उसमें अंदर से पानी निचोड़ लिया गया है। हमारे यूरिन से पहले क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया होता है। जो जल में रहने वाले जो एक्वाटिक जीव हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, टॉक्सिक होता है, इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु है, उनके पास पानी बहुत है, वो समुद्र के अंदर रहते हैं, नदियों के अंदर रहते हैं, तो वो आराम से ये रिलीज़ कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारा पानी है। लेकिन हमारे पास पानी नहीं है, मैमल्स के पास। तो हम क्या करते हैं, इस अमोनिया को हमारा लीवर क्या करता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसको पानी की कम ज़रूरत है। जो बर्ड्स हैं उनके पास पानी और भी कम है, तो उसका जो क्या करता है, जो सिस्टम, वो क्या करता है, इस यूरिया को, पहले तो अमोनिया को यूरिया में और यूरिया को भी यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड कर देता है, मतलब कि पानी निकाल लेता है। वो 5 ml वाली बात बताई थी मैंने, 100 ml के अंदर 5 ग्राम नमक है, तो उसके अंदर से अगर मैं सारा पानी निकाल दूँ तो वो कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता जाएगा। ये सॉल्यूशन था,
इसके अंदर 5 ग्राम NaCl है, 100 ml वाटर है, ठीक है। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। एक और बीकर लूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ 50 ml वाटर लूँ और इसके अंदर 5 ग्राम वही सॉल्यूट की मात्रा हो, तो इसमें से कंसंट्रेटेड कौन है? ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इसके कंपेयर में बात करें तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड जो सॉल्यूशन कम हो चुका है, कंसंट्रेटेड हो चुका है। भले सॉल्यूट कम है लेकिन सॉल्वेंट की मात्रा और भी कम हो चुकी है, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। समझ में आया? वेरी गुड। अगर और करूँ तो मैं पानी और कम कर दूँ तो मैं यहाँ पे मान लो 20 ml कर देता तो इसके कंपेयर में भी क्या हो जाता, वो कंसंट्रेटेड हो जाता। कंसंट्रेशन का मतलब हमें जितना हो सके पानी को निकाल लेना है। किससे? हमारा जो ये वेस्टफुल प्रोडक्ट है इसको यूरिया से मूत्र के थ्रू बाहर निकालने से पहले जितना पानी अपन खींच सकते हैं उतना पानी हमको ले लेना है। यही इस प्रोसेस का पूरा मतलब है। इसीलिए पूरा जो है झंझट अपन कर रहे हैं समझने के लिए कि किस तरीके से अपन सारा पानी निकाल लेंगे ब्लड से और यूरिया को छोड़ देंगे किसमें, ब्लेडर के अंदर। वेरी गुड। सबसे पहले इस मैकेनिज्म के अंदर अपन क्या समझ लेते हैं, सबसे पहले समझेंगे मेरे डॉक्टर्स एनाटॉमी। क्या समझेंगे अपन? इसकी एनाटॉमी। कौन सी टॉमी? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब उसकी आकार कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, यानी कि वो कहाँ पे कौन सा चीज़ बनी हुई है, वो सारी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। उसके बाद इसकी फिजियोलॉजी समझेंगे, यानी कि वो काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। अभी क्या समझेंगे, इसकी स्ट्रक्चर समझेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ऊपर कर दूं, ओके। एनाटॉमी समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें नेफ्रॉन की, क्योंकि सारा जो खेल होगा वो नेफ्रॉन के अंदर होगा। नेफ्रॉन क्या है, एक सबसे किडनी की फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट है। ग्रेट, समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ईजी वे से आपका ये नेफ्रॉन बना लेता हूँ, बहुत इजी तरीके से। देखो ये आपका नेफ्रॉन है और इससे जो कॉन्फ्लेटेड ट्यूब्यूल निकल रही है इस तरीके से, ये इस तरीके से होती है। अगर मैं इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डायग्राम बनाऊं तो ये क्या है, इसकी पीसीटी है। यहाँ पे क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। इसके अंदर क्या आएगी, सबसे पहले ब्लड लेकर आएगी। कौन लेकर आएगी? ब्लड, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसका ब्लड लेकर, आई थिंक ये रेड कलर दिख रहा होगा आपको, तो ये जो ब्लड लेके आएगी यहाँ पर, और बहुत सारी यहाँ पर एक ब्लड वेसल का गुच्छा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुच्छा बन जाएगा। और यहाँ से वापस एक और आर्टरी निकलेगी। क्या निकलेगी? आर्टियोल निकलेगी। अब इस चीज़ को यहाँ पे एक कैपिलरी का गुच्छा बन, जब भी ब्लड वेसल का गुच्छा बनता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिलरी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कैपिलरी सा गुच्छा बन चुका है जिसको अपन ग्लोमेरुलस बोलेंगे, ठीक है। हमको इतना चीज़ समझ में आ गई है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो लेके आई इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे अपन एफरेंट। क्या बोलेंगे इसको? एफरेंट आर्टियोल। कौन सी आर्टियोल? एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल। कौन सी आर्टियोल? ए से स्टार्ट होती है और जो लेके जा रही है, जो कि लेके जा रही है थोड़ी सी पतली होती है। ये इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है, लेकर जाने वाली आर्टियोल का डायमीटर पतला होता है। किसके कंपेयर में? लेकर आने वाली ब्लड को। इसके अंदर क्या है? ब्लड है। इस ब्लड के अंदर क्या है? यूरिया है, पानी है, सॉल्ट है, सब कुछ है, आरबीसी सब कुछ है। हमको क्या करना है, इसको वेस्टफुल जो प्रोडक्ट है यूरिया, उसको बाहर निकालना है, इसके थ्रू फिल्टर करना है और अच्छी चीज़ों को वापस इस ब्लड वेसल में डालना है, ठीक है। हमको इतनी चीज़ समझ में आ रही। थोड़ा नीचे ले लूँ, मैं इस एनाटॉमी वर्ड को रफ कर रहा हूँ ताकि हमारे पास अच्छा खासा स्पेस जो है वो बच जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको समझनी है, ठीक है। हमने क्या ले लिया यहाँ पर? हमें ये समझ में आ गया कि ब्लड लेके आ रहा है एफरेंट आर्टियोल, और जो लेके जाने वाला है उसका जो नाम है वो है इफरेंट आर्टियोल। सिर्फ ई का अंतर है, ई का अंतर है, ठीक है। इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। हमें पता है कि ये लेके आ रही है और वो इफरेंट लेके जा रही है। उसको संकरा क्यों बनाया प्रकृति ने, नेचर ने? ताकि यहाँ से आने वाला जो ब्लड है वो जैसे इस दीवार पर, इसकी वॉल पर, ग्लोमेरुलस की वॉल पर पड़ेगा तो और आगे जाने वाला जो रास्ता है वो बहुत छोटा है, संकरा है, तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा? सारा प्रेशर यहाँ पड़ेगा और यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही जो आपकी वॉल है ये क्या करेगी? अब मुझे इस इफरेंट को भी रफ करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। आई होप मेरे साथ साथ आप उतार रहे हैं इस डायग्राम को।
ये जो ब्लड वेसल है, ये जो आर्टियोल है, ये आर्टियोल है, हमेशा कैपिलरी में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको मैं, जब भी कैपिलरी बनती है तो लेके आने वाली आर्टरी होती है और जो लेके जाती है ब्लड को वो वेन्स होती है। यहाँ पर एक रीनल, अगर फिजियोलॉजी रीनल एनाटॉमी की बात करें किडनी के अंदर, तो यहाँ पे एकमात्र है कि आने वाली भी आर्टरी है, जाने वाली भी आर्टरी है। फैक्ट, ग्रेट। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, ओके, ये हमारी पास पीसीटी हो गई। क्या हो गई? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी पास में कॉन्वोल्यूटेड मतलब कि ये घुमावदार है इस तरीके से, इसको कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ग्रेट, आगे चलें। तो ये जो ट्यूब्यूल है ये आगे जाके एक इस तरीके सा रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस तरीके से रिबन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से पतली हो जाती है और ये थोड़ी जो थिक वॉल, ये जो इसका जो एब्सेंट है ये काफ़ी थिक होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हेलनेज का जो लूप है इसके अंदर थिक वॉल कौन सी होती है? असेंडिंग होती है, डिसेंडिंग होती है या असेंडिंग होती है? तो जो चढ़ने वाली है जिसके अंदर से चढ़ रहे हैं अपन, वो थोड़ी थिक वॉल होती है, थिक सेगमेंट होता है, थोड़ा चौड़ा और मोटा। ठीक है, उसके बाद ये एक और कॉन्वोल्यूटेड इस तरह की जो ट्यूब्यूल है, इस तरह की जो ट्यूब्यूल है जिसको अपन डीसीटी बोलते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है, जिसको अपन डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सारे नाम आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं और आपको वापस से लिखने हैं। देन आफ्टर क्या होता है, यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाते हैं। किस डक्ट में खुल जाते हैं? इस कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ सारा फिल्ट्रेशन आया है उसमें जो भी इस मशीनरी के थ्रू, एक तरह की मशीन के अंदर जो फिल्टर होके आ रहा है और जो वेस्टफुल प्रोडक्ट यहाँ तक आते होते इसमें कलेक्ट हो जाएगा। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन जो है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन का डीसीटी पार्ट, नेफ्रॉन का डीसीटी पार्ट इसमें आके खुल रहा है। किस में आके खुल रहा है? इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आके बहुत सारे नेफ्रॉन का पार्ट खुल रहा है। तो ये एक तरह की कलेक्ट करने वाली, किसको कलेक्ट करेगी? जो वेस्टफुल प्रोडक्ट यूरिया है उसको कलेक्ट करेगी। वेरी गुड, हमको इसकी एनाटॉमी काफ़ी हद तक समझ में आ रही है ना? ओके, तो अब हम समझ जाते हैं कि काउंटर करंट का मतलब क्या होगा और कैसे फंक्शन करेगा। तो हमें अब इस आर्टरी को समझना है। ये जो आर्टरी है ये क्या करेगी? इसको रेड कर देते हैं अपन। ओके, रेड कर दिया हमने, क्या कर दिया? रेड। और ये जो आर्टरी है, ये जो आर्टरी है का जो सेगमेंट है ये आर्टरी का, ये यहाँ से क्या करेगी? यहाँ से निकल जाएगी ये इस तरीके से, ये इसके पीछे से निकली, ठीक है ना, और इसके आसपास एक गुच्छा बनाएगी। लेकिन इस गुच्छे को मैं थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो आर्टरी है, इफ्रंट वाली आर्टरी, ये इस हेलनेज का जो लूप है, इस हेलने का जो लूप है, ये वाला, ये हेलने, ये जो हेलनेज का जो लूप है, इस रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, इस लूप के अराउंड में ऐसे इस तरीके से गुच्छा बना लेगी इसके आसपास, ये जो आर्टरी है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो इसको मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है इसके दो पार्ट निकलेंगे, एक और पार्ट निकलेगा। इस पीसीटी को भी मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ओके। यहाँ से एक और पार्ट निकलेगा और जो दो लड़ियाँ हैं वो बनाएगी। मतलब ये किसका पार्ट है? ये दोनों जो मैंने वेसल्स बनाई है, ये वाली वेसल्स और ये वाली वेसल, ये दोनों किसका पार्ट है? इस आर्टियोल का पार्ट है, जो कि दोनों की दोनों इनके अराउंड में, एक इसके अराउंड में, एक इसके अराउंड में क्या बना लेगी? गुच्छा बना लेगी, पैर कर लेगी, इस तरीके से इसको कवर कर लेगी। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं दोनों को साइड में रखा है। ये चारों जो है काउंटर करंट करेगी आपस में। काउंटर का मतलब एक दूसरे के विपरीत, एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है। ये देखो दोनों का एरो अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। करंट का मतलब फ्लो, काउंटर का मतलब अपोजिट एंड करंट का मतलब फ्लो, ठीक है, ओके। हमको ये समझ में आ चुका है। इसको थोड़ी मैं सीधी कर लूँ ताकि हमको अच्छे से समझ में आ सके। इन दोनों जो वेसल्स हैं इनको मैं सीधी कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो आप मेरे हिसाब से क्या कर लीजिए, एक अपनी कॉपी के अंदर इस तरीके से क्या कर लीजिए, लाइनिंग कर दीजिए। इस तरीके से लाइनिंग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है, इस पिंक लाइन के नीचे वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये किडनी के अंदर मेड्यूला वाला पार्ट है। अगर मैं एनसीईआरटी खोलूँ आपके सामने, ये देखो,
इस किडनी का जो बाहर वाला सरफेस वाला एरिया है उसको तो क्या बोलेंगे अपन, इस पहले तो अंदर वाले को क्या बोलेंगे अपन, मेड्यूला, अंदर वाले को क्या बोलेंगे, मेड्यूला पार्ट, एंड बाहर वाला जो सरफेस की ओर उसको बोल देंगे अपन कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है। तो अभी जो हेलने का लूप है वो किसमें है, मेड्यूला शेप के अंदर है, मेड्यूला के पार्ट के अंदर है, और डीसीटी, ग्लोमेरुलस, ये जो पीसीटी है, डीसीटी, ये सब किसके अंदर है, ये कॉर्टेक्स के अंदर है, ये मेड्यूला अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन जो चार लड़ियां हैं इनके बीच में क्या होगा, काउंटर मैकेनिज्म होगा, और इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ भी इसका काउंटर मैकेनिज्म होगा। कैसे आयंस की अदला बदली होगी, कैसे अपने वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, सारा जो खेल होगा ना वो किस पे होगा, इस आधार पे होगा कि वाटर को अपन खींच रहे हैं और वापस इस हमारी ब्लड वेसल के अंदर डाल रहे हैं, ना कि इस कलेक्टिंग डक्ट में जाने से बचाना है वाटर को, बस ये सारा खेल हो रहा है भाई साहब। इस पीसीटी के अंदर क्या होगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा न्यूट्रिशन का, पानी का, NaCl का, ठीक है ना। लेकिन आयंस के लिए इनपरमेबल होती है, आयंस को ये कुछ नहीं कर पाएगी, रोक नहीं सकती, खींच नहीं सकती। आयंस के लिए कौन होती है, पीसीटी। अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर कि जो पीसीटी है वो किसके लिए परमेबल है, परमेबल किसके लिए है अपने में, वाटर के लिए, NaCl के लिए, बट नॉट एंड डिसपरमेबल किसके लिए होती है अपने पास, ये आयंस के लिए। तो आयंस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, यहाँ से कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सारा जो एब्जॉर्प्शन होगा ये जो दो सेगमेंट दिख रहे हैं आपको हेलने के लूप के, इसको बोलते हैं अपन डिसेंडिंग सेगमेंट, और ये वाला जो चढ़ता हुआ है, एक उतरता हुआ एक चढ़ता हुआ, इसको बोल देंगे अपन असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब या असेंडिंग असेसमेंट होगी, थोड़ा थिक होता है एज कंपेयर टू डिसेंडिंग सेगमेंट, ठीक है। हमको समझ में आ गई एनाटॉमी, लगभग हमको सारी जो एनाटॉमी है वो समझ में आ रही है। थोड़ा ऊपर कर दूं मैं इसको, ओके। अब यहां पर खेल देखिए साहब, यहां पे अगर ब्लड की बात करूं, इस ब्लड के अंदर ऑस्मोलरिटी की बात करूं, ऑस्मोलरिटी का मतलब इसकी कंसंट्रेशन की बात करूं, तो वो 300 होती है। कितनी होती है, इसको वाइट कर लें, ठीक है। कितनी होती है इस ब्लड वेसल के अंदर, 300 मिली ऑस्मो। 300 मिली ऑस्मो इस ब्लड वेसल के अंदर क्या होती है, इसकी ऑस्मोलरिटी होती है ब्लड के अंदर, इस ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। तो इस पीसीटी तक तो आयन का ऑब्जॉर्प्शन होगा नहीं, जब तक आयन का आना जाना स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये ऑस्मोलरिटी बनी रहेगी, पीसीटी तक बनी रहेगी। क्वेश्चन बन सकता है यहां तक इसकी, मतलब कि जब तक ये इस डिसेंडिंग लिम्ब में नहीं घुसेगा तब तक इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी है, 300 है, 300 है। थोड़ा पतला करें, ठीक है। हमको इतनी बात समझ में आएगी, यहाँ तक इसकी जो ऑस्मोलरिटी है, इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसका मतलब जो इसके अंदर आयन है, अभी तक आयन का अदला बदली नहीं हुआ है। तो यहाँ तक ये डिसेंडिंग जो लिम्ब है यहाँ तक कितनी रहेगी, 300 रहेगी। उसके बाद जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये क्या होती है, ये वाटर के लिए क्या होती है, परमेबल होती है। डिसेंडिंग, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लें, डिसेंडिंग जो लिम्ब है, डिसेंडिंग जो डिसेंडिंग सेगमेंट है, या लिम्ब बोल लो, सेगमेंट कह सकते हैं, अच्छा लगेगा। सेगमेंट किसके लिए परमेबल होता है, ओनली वाटर, H2O के लिए। तो क्या होगा, अब वापस इसको नीचे राइट, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे करूँ अपन, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो ये, अब आप इसको देखिए कि ये जो ब्लड वेसल दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं इसको, वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टा, रेक्टा। क्या बोलते हैं इस ब्लड वेसल को, कौन सी ब्लड वेसल, कौन सी आर्टियोल, जो इस हेलने के लूप के चारों ओर घूम रही है। अगर आप इस पेपर को अगर फोल्ड करेंगे, आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे आप इस पेपर को, तो आपको क्या नज़ारा दिखाएगा आपको। अगर आप इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो ये जो लिम्ब है, ये लिम्ब इसके ऊपर आएगी, और ये वाली जो लिम्ब है वो इसके ऊपर आएगी। ये वाली, इस पेपर को फोल्ड करिए, इस किताब को, तो ये इसके ऊपर आएगी, और ये वाली जो आर्टियोल है वो इस असेंडिंग के ऊपर आएगी। ओके, हमको सर समझ में आ रहा है इतनी बात। तो ये इस जो लिम्ब है, और इन लिम्ब्स के अलावा भी एक और जो चीज़ समझने की है वो है इंट्रा पल्मोनरी जो स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पर, पल्मोनरी नहीं, ये जो स्पेस दिख रहा है, इंटरस्टीरियल स्पेस दिख रहा है आपको, ये जो इन वेसल के अलावा ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये आपको इंटरस्टीरियल स्पेस दिख रहा है आपको। ओके, इंटरनेफ्रो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस काउंटर करंट मैकेनिज्म का।
ओके, तो अब यहाँ मैंने क्या कहा, ये जो है वाटर के लिए परमेबल है, यानी कि ये जो वासा रेक्टा है यहाँ से वाटर को जितना एब्जॉर्ब कर सकता है उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ग्रेट। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ब्लड नीचे आ रहा है, फिल्टर नीचे आ रहा है, उसके अंदर से यहाँ से H2O पानी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब होता जाता है। जैसे जैसे पानी एब्जॉर्ब होता रहेगा वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी। मैंने एग्जांपल दिया था, 100 ml पानी था जिसके अंदर 5 ग्राम क्या था, नमक था। दूसरा एक और लिया जिसके अंदर मैंने पानी को 100 ml की जगह 50 ml ही रखा, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई उसकी। तो यहाँ से 300 से फिर 200, सॉरी बढ़ती जाएगी ऑस्मोलैरिटी, तो 300 से भी 400, 500, एक मिनट, हाँ 500, 600, 700, जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे पानी का ऑब्जॉर्प्शन, और एंड यहाँ तक जब तक आएगी, एंड पार्ट तक, तब इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, लगभग 1200 मिली ऑस्मो हो जाएगी। कितनी, 1200 मिली ऑस्मो इसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। वेरी गुड। हेलेन लूप को मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट समझना है। क्यों हो रही है, क्योंकि पानी निकलता जा रहा है, पानी निकलता जाएगा तो गाढ़ापन बढ़ेगा, गाढ़ापन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उससे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि पानी बाहर निकलता जा रहा है, इस ब्लड वेसल में वापस एब्जॉर्ब होता जा रहा है। ठीक है सर, यहां तक आ गए। उसके बाद वापस चढ़ने की बारी आई, यानी कि असेंडिंग लिम्ब की बारी आई। इस असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ ये आयंस के लिए परमेबल है। ये किसके लिए परमेबल है, आयंस के लिए परमेबल है। क्या होगा यहां से, Na+, Cl- आयंस वगैरह यहां से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आयंस बाहर निकल रहे हैं, नमक बाहर निकाल रहा हूं, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होती जाएगी। जो सॉल्यूट होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। सॉल्यूट को ही कम कर रहा हूं, इसका मतलब कंसंट्रेशन कम, ऑस्मोलैरिटी कम। तो जैसे जैसे मैं सॉल्यूट को बाहर निकाल रहा हूं, इन आयंस को, वैसे वैसे वापस यहाँ 1200 तक पहुंची थी, तो 1200 से वापस क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, 800, 700, 600, 500, यहाँ आते आते लगभग 200 के आसपास हो जाती है। 200 मिली ऑस्मो वापस कम हो जाती है। इस एनसीईआरटी डायग्राम को देखिए आप, जिससे आप बहुत डरते हैं, उस डायग्राम को देखिए। ये देखिए, इस पेज नंबर जो भी है आपका अलग होगा, देखिए यहाँ पे 400, 600, 800, 1200 तक बढ़ गई थी, वापस धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, अब इसको आपका जो ये डाउट होगा कि कम क्यों हो रही है, क्योंकि आयंस को अब्जॉर्ब करना यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये आयंस के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डीसीटी क्या करती है, कोई ज़्यादा मेजरली काम नहीं होता है इसका। क्या होगा इसका, कोई ज़्यादा मेजरली काम नहीं होता है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर चुके हैं दोनों की सहायता से, तो अब पीछे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यूरिया बचेगा और थोड़ा बहुत वाटर रहेगा, वो इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आया। अब एक और कॉन्सेप्ट है, अगर समझ लो, मान लो कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए, ये एक बार आप उतार सकते हैं इसको, क्या हो जाए, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो आपने एडीएच के बारे में आपको काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कैसे एक्टिव होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे एक्टिव होता है। देखो, अगर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, तो ये जो वॉल दिख रही है कलेक्टिंग डक्ट की, ये वाटर के लिए इनपरमिएबल होती है। लेकिन जैसे ही डिहाइड्रेशन होता है, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव होते हैं और क्या होता है, एडीएच को एक्टिव होता है, और एडीएच क्या करता है, यहाँ के जो चैनल्स हैं उनको एक्टिव करता है और वाटर परमिएबल कर देता है। अच्छा, वाटर परमिएबल करते ही क्या होगा, यहाँ पर पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ का जो पानी होगा वो भी अब्जॉर्ब होना स्टार्ट होकर इस आर्टरीज में आ जाएगा। ये वाली जो आर्टरीज जो कि इसके ऊपर लगेगी, ये वाली, इसके अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया कि एडीएच कैसे काम करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कैसे काम करता है, पानी को कैसे रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। ठीक है, नॉर्मली कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, इनपरमिएबल होती है, लेकिन जैसे ही एडीएच वर्क करता है, क्वेश्चन बन सकता है, वैसे ही कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी वाटर के लिए कौन करता है, एडीएच करता है। क्यों करता है, डिहाइड्रेशन की वजह से, ताकि पानी को कम से कम अपन क्या कर सके, लॉस कर सके यूरिन के फॉर्म में। एक और कंसंट्रेशन का एक और कॉन्सेप्ट लाइन पढ़ सकते हैं आप, कि क्या सिर्फ आयंस, इन्हीं आयंस को दे देकर बाहर यहाँ की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है,
यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तभी तो वापस यहाँ से वाटर लॉस को, इस इंटरस्टेलर स्पेस को ही अगर कंसंट्रेशन बढ़ाऊँ तो यहाँ का वाटर यहाँ आने की कोशिश करेगा ना, कलेक्टिंग से यहाँ पे। क्यों? यहाँ की वाटर की कमी हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो पानी यहाँ आने की कोशिश करेगा, इसीलिए यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है। वेरी गुड। कभी कभी यहाँ की कंसंट्रेशन सिर्फ NaCl से नहीं, इसके अंदर जो यूरिया है, इस यूरिया को भी इसके अंदर, इस यूरिया को भी इसके अंदर लेते हैं, NH3 को भी लेते हैं इसके अंदर, ताकि इट इज़ ऑल्सो आयन, तो इसको भी अंदर लेंगे तो यहाँ की कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी। और फिर ये सारे जो आयंस हैं, ये जो यूरिया है, ये किसके थ्रू, किसके अंदर घुसेगा? इस लिम्ब के अंदर, जो कि इसके ऊपर, इसके अराउंड में अटैच्ड है, जो कि मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बनाई है, उसके अंदर घुसना स्टार्ट करेगा और वापस क्या करेगा? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। देखो ध्यान से समझो, इस स्पेस के अंदर कंसंट्रेशन क्यों बढ़ाई हमने? क्यों बढ़ाई? ताकि वाटर को ऑब्जर्व किया जा सके इन नलियों में से, इस कलेक्टिंग डक्ट में से, और वाटर को ऑब्जर्व किया जाना स्टार्ट कर सकें। फिर वापस से ये आर्टोल घूम के वापस इसमें जाती है, फिल्टर होता रहता है और कंसंट्रेशन इन लिम्स की बढ़ाई जाती है, ये जो स्पेस है, ताकि इनमें से जितना वाटर एब्जॉर्ब कर सके अपन कर सके। आई होप आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो भी आपको पसंद आ रहा है वीडियोस को, और लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहिए, और क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको क्या कहते हैं, तबीयत आपकी दुरुस्त रहेगी। हम वो हकीम हैं जो लफ्ज़ों से इलाज करते हैं, हम वो हकीम हैं जो लफ्ज़ों से इलाज करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, मेरे मेथड्स अच्छा समझ में आए होंगे आपको। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मस्त रहिए।